नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रावित चौधरी। खबरों में आज आपका फेवरेट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में रोज की तरह 3 सहयोगी हमारे जुड़ेंगे, पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। एक हमारे साथ गेस्ट होंगे चंडीगढ़ स्टूडियो से, खुशहाल लाली हैं आज चीफ एडिटर सत्य स्वदेश, उनके साथ हम खबरों का विश्लेषण करेंगे, अखबारों की सुर्खियों का। तो हमारे 3 सहयोगी हैं। पंजाब की खबरों के लिए राजन गोसाई है हमारे साथ अमृतसर से, हरियाणा की खबरों के लिए हैं ललित शर्मा हिसार से, और हिमाचल की खबरों के लिए हैं मोहित प्रेम शर्मा शिमला से। तीनों सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे राजन गोसाई के साथ। राजन, क्या है आज पंजाब की बड़ी खबरें? जी श्रमित, अगर आज पंजाब की बड़ी खबरों की बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर यही है कि अबोहर में जो भीम हत्याकांड हुआ था उसके जो मुख्य आरोपी हैं शिवलाल डोडा, उनकी जो अंतरिम बेल की अपील जो थी वो हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। शिवलाल डोडा भीम हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं और अकाली लीडर हैं। ये मामला जो है काफी सियासी यहाँ तूल पकड़ गया था पंजाब में, और आज इस पर सुनील जाखड़ जो पूर्व सीएलपी लीडर थे वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस मामले पे पूरा विवरण देंगे और आगे की रणनीति भी बताएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल वो लगातार संगत दर्शन पंजाब में कर रहे हैं और आज इसी श्रृंखला में वो नवा शहर में संगत दर्शन करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो तीसरी बड़ी खबर वो ये है, जो पनामा के समुद्र में जो कपूरथला और जालंधर के 20 लोग नौजवान जो हैं गायब हो गए हैं, उस मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी और जो युवक हैं उनके परिजनों का क्या कहना है, सरकार इस पर क्या आगे कदम उठाएगी, ये इस पर भी हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। श्रमित, चलिए, आपने हमें पंजाब की खबरें बताई। अब हम चलते हैं ललित शर्मा के पास जो हमें हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे। जी ललित। श्रमित, अगर मैं हरियाणा के लिहाज से बड़ी खबरों की बात करूं तो बड़ी खबर पंचायती चुनाव को लेकर ही है। तीसरे चरण के लिए जो पंचायत चुनाव 24 तारीख को होने, आज जो चुनावी प्रक्रिया है, मतलब जिस तरह से जो आज लोग वोट मांगते हैं वो आज बंद हो जाएगी। तो यानी आज के बाद से किसी भी तरह की जो चुनावी के लिए वोट मांगने की प्रक्रिया वो बंद हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, 7,663 पदों के लिए मतदान होना है 24 तारीख को, जिसके लिए 18,631 जो मतदान करते उम्मीदवार है वो मैदान में खड़े हैं, जिसको लेकर लगभग 27 लाख जो लोग हैं वो वोट मतदान करेंगे। तो उसको लेकर तैयारियां की जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें श्रमित, दूसरी खबर भी पंचायती चुनाव को लेकर ही है। जिस तरह से पहले और दूसरे चरण के जो नतीजे आए हैं और जिन गांवों में सर्वसम्मति से चुना गया है, उसके उन गांवों को अब इनाम बांटे जाएंगे और 197 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे, जिसमें पंचों को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। उसके अलावा जो 257 गांव हैं वहां पर 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी 157 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। जिस तरह से भाईचारा कायम हुआ है। अगर हम बात करें 2010 में 35% जो उम्मीदवार है, पंच और सरपंच है, वो सर्वसम्मति से चुने गए थे, जो इस बार आंकड़ा बढ़कर 91% हो गया है। तो यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, ये बड़ी खबर है पंचायती चुनाव को लेकर। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी बड़ी खबर, तो वो मुख्यमंत्री की विदेश दौरे को लेकर है। जो मुख्यमंत्री हैं आज चीन में हैं और किस तरह से हरियाणा में निवेश को आगे बढ़ाया जा सके, शिक्षा को लेकर या फिर स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से यहाँ पर जो युवा है उनको रोजगार दिया जा सके, उस पर चर्चा की जा रही है। और जो चीन के प्रतिनिधि है उन्होंने हरियाणा में निवेश करने के लिए बुलाया है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी हमारी नजर बनी। उसके अलावा अगर हम बात करें श्रमिक चौथी बड़ी खबर की, तो वो मौसम को लेकर है। मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया है और रेवाड़ी में हरियाणा की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा ठंडा रिकॉर्ड किया गया, 1.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें, आज सुबह से ही धुंध और कोहरा है, जिससे जरूर जो आम जनजीवन है थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं श्रमिक, जिस पर आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। चलिए ठीक है ललित, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम चलते हैं मोहित प्रेम शर्मा के पास। शिमला में मौसम भी साफ नजर आ रहा है, और मोहित, आप हमें हिमाचल की बड़ी खबरें बताएं। शमी, देखिए, मैं हिमाचल की बड़ी खबरें बताऊंगा, राजनीति की बताऊंगा और मौसम की भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आम जनता से जुड़ी खबर है उस पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जो पीलिया फैला हुआ है शिमला में और हजारों लोग जो है पीलिया की चपेट में हैं, तो सबसे बड़ी खबर उसमें यही है कि एसआईटी की जो टीम गठित की गई थी, यानी पीलिया कहां से शुरू हुआ, उसमें 2 गिरफ्तारियां
एसआईटी जो गिरफ्तारी जो है एसआईटी की टीम ने कल रात को की है। यानी इसमें आईपीएच विभाग के एक जय है, उसकी गिरफ्तारी की गई है और आईपीएच विभाग के ही सुपरवाइजर हैं। जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जहां से ये पानी सीवरेज का छोड़ा गया था अश्वनी खड्ड में, वही खड्ड जहां से शिमला के लोगों की प्यास बुझाई जाती है, उसमें ये पानी छोड़ा गया था। तो अब जो एसआईटी की जांच आगे बढ़ी है उसमें 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ठेकेदार जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का वो अभी फरार बताया जा रहा है और एसआईटी का कहना है यानी पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये अब सामने आ रही है बात की लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और ऐसे में इंसानों की जान भी जा रही है। अभी तक 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। इसके अलावा पीलिया से ही संबंधित दूसरी खबर यही है कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर दावा कर रहे हैं कि आईजीएमसी जो कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर पीलिया के टेस्ट फ्री होंगे, तो टेस्ट फ्री दूर होने की बात है। आईजीएमसी प्रशासन के पास अभी भी टेस्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट लेबोरेटरी जो है अस्पताल में ही स्थापित है वो ये टेस्ट कर रही है, लेकिन इसमें श्रमित जो मरीज हैं उनको परेशानियां ज्यादा हो रही है। वो इसलिए क्योंकि टेस्ट तो वहां पर किए जा रहे हैं लेकिन जो उसकी रिपोर्ट है वो गुड़गांव से मंगवाई जा रही है। यानी टेस्ट करने के बाद जो सैंपल गुड़गांव भेज रहे हैं और गुड़गांव से सैंपल वापस आ रहे हैं, उसके बाद पता चल रहा है मरीज को पीलिया है या नहीं। तो एक बहुत बड़ा मजाक जो यहाँ पर चल रहा है इस समय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है केएनएच यानी कन्या शिशु अस्पताल जो है एकमात्र अस्पताल है, तो यहां पर भी 50% जो स्टाफ है अस्पताल का वही पीलिया की चपेट में है। तो खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जो ठीक करने वाले हैं पीलिया के, जो उपचार करने वाले हैं या दवाई देने वाले हैं, वो खुद ही पीलिया के चपेट में आ चुके हैं। तो ये जो है ये भी एक बड़ी खबर जो है वो सामने देखी जा रही है। अब जिस तरह से जो मौतें हुई हैं पीलिया के बाद और जो जितने हजारों लोग जो है इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिला प्रशासन जो है उसने पहले ही आदेश दिए थे कि जो खाने पीने की चीजें जैसे गोलगप्पे, मोमोज या पापड़ी, इस तरह की चीजें जो कि पानी से बनती है उस पर रोक लगा दी गई थी। पानी की बाउड़ियां बंद कर दी गई थी। अब नगर निगम ने इतने दिन होने के बाद जो है अब सफाई का काम शुरू किया, यानी लोगों की जो टंकियां हैं उसकी सफाई का काम शुरू किया जा रहा है और इस बाबत जो है अब नोटिस जारी किए गए हैं उन लोगों को जिनकी सीवरेज की लाइन जो उनके भवन से निकलती है, अगर उसमें लीकेज है तो उनके पानी के कनेक्शन जो है वो काट दिए जाएंगे और उसके बाद भी अगर सीवरेज लाइन ठीक नहीं करवाई गई तो उसके बिजली के कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे बिना किसी नोटिस के। तो अब यहां पर सख्त जरूर है लेकिन इसमें थोड़ी देरी जरूर हो गई है। अब राजनीति की खबर की बात कर ली जाए श्रमित, तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जो कांगड़ा प्रवास के दौरान हिमाचल के अध्यापकों को बेलगाम घोड़ा करार दिया है उस पर बीजेपी जो है उसकी नजर हर बयान पर जो है मुख्यमंत्री के हर बयान पर बीजेपी की नजर रहती है। इस बयान को भी बीजेपी ने पकड़ लिया है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है कि जो अध्यापक जिन्होंने भविष्य बनाना है प्रदेश का और देश का, वही उन अध्यापकों के लिए मुख्यमंत्री की ये जो जुबान यहां पर फिसली है, इस बाबत जो है वो बीजेपी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। मौसम की बात कर ले अगर श्रमित, तो मौसम जो है जिस तरह से मैदानी इलाकों में बता रहे थे कि हरियाणा में ज्यादातर कोहरा छाया हुआ है, ठंड का दौर है, तो ठंड यहां पर भी है, हिमाचल प्रदेश में भी। लेकिन यहां पर राहत भरी खबर यह है कि यहां पर रोज सूर्यदेव के दर्शन कम से कम हो रहे हैं। तो दिन के समय तापमान जो है वो काफी ज्यादा जो बेहतर रहता है। सुबह और शाम कड़ाके की सर्दी जरूर रहती है जिससे सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो तमाम बड़ी खबरें हैं श्रमित जिन पर चलिए आप तीनों ने हमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की अहम खबरें बताई जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब बारी है अखबारों की खबरों पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हैं खुशहाल लाली, चीफ एडिटर सत्य स्वदेश। खुशहाल जी, यहाँ पर अखबारों की सुर्खियों में है कि एनआईए ने सलविंदर दोस्त और रसोइये के घर पर छापेमारी की। सलविंदर के दोस्त की जांच जो है वो भी घेरे में है। कल जो है छापेमारियों का दौर रहा पूरा, हमने भी पल पल खबर को रिपोर्ट किया। पंजाब में कई जगह पर छापेमारी हुई, यहाँ पर सलविंदर के घर पर, उनके गुरदासपुर के घर पर, उनके दोस्त के घर पर। एनआईए जो है लगातार इस मामले में जांच में जुटी हुई है। आपका विश्लेषण चाहेंगे ये खबर, जिस तरफ ये जांच बढ़ रही है और किस तरीके से एनआईए आगे बढ़ रही है, आपका विश्लेषण चाहेंगे। श्रीमत, जिस तरह पहले 3 दिन लगातार एनआईए की टीम ने सलविंदर सिंह से पूछताछ की, उसके बाद भी उनका जो किरदार है वो संदिग्ध लगा। उसके बाद उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करने की बात हुई, वो टेस्ट भी हो गया। उसके बाद ये जांच जो है वो आगे बढ़ी है, छापेमारी हुई है एसपी के घर, जैसे आपने बताया कि उसके दोस्त के घर, उसके जितने भी उससे संबंधित लोग थे उनसे उनके घर पे छापेमारी हुई है। 8 घंटे तक 5 जगहों पर एनआईए की टीम ने इसको खंगाला है।
तो इससे लगता है कि जो एसपी सलविंदर सिंह है उसकी दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं और एनआईए को कुछ न कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे उसकी जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है कि पंजाब में जो नशे का जो कारोबार है जिस पे बार बार ये बात होती रही है कि ये काबू में नहीं आ रहा है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसमें पंजाब पुलिस के एक बड़े स्तर के अधिकारी की इस तरह की शमूलियत होना अपने आप में पंजाब पुलिस की ओर सवाल खड़ा करती है और पंजाब लाली साहब करती है। लाली साहब, यहाँ पर पहले जो है कुछ पेपर्स में 1-2 दिन पहले ये भी सुर्खियां थी कि यहाँ पर कुछ बड़ी मछलियों के नाम भी हैं, पंजाब में कुछ खास बड़े लोगों के नाम भी हो सकते हैं। देखिए शमित, ऐसा कभी नहीं होता कि समाज में अगर कोई इस तरह का बड़ा कारोबार चल रहा हो, गैर कानूनी कारोबार चल रहा हो, वो पुलिस और सरकार या सियासी लोगों की सरपरस्ती के बिना चल सके। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की ये रिपोर्टिंग हुई है और जिस तरह की कुछ रिपोर्टें भी आई हैं, 1-2 नेताओं के नाम भी जो है भले ही सीधे तौर पर नहीं लिए जा रहे हैं लेकिन उनकी ओर शक की सुई घूम रही है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल खबर सच्ची हो सकती है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी मछलियों, चलिए इस पर नजर बनी रहेगी, क्या क्या खुलासे होते हैं, अधिकारी क्या क्या खुलासे होते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। एक और यहाँ पर हेडलाइन है, पिंड बादल तो लथे किसान मोर्चे ते बदल। ये किसानों का जो भी यहाँ पर मोर्चा चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर पुलिस भी लगातार डटी हुई है। आपका विश्लेषण चाहेंगे किसानों के इस प्रोटेस्ट पर? देखिए, पंजाब ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसानी जो है वो गहरे संकट में है। इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार का बार बार ये कहना कि ये जो संगठन है ये किसी विपक्षी पार्टियों के, कुछ सियासी पार्टियों का नाम लिया जा रहा है, उनको यह कहकर रद्द करना, ये मैं समझता हूं कि किसानों के आंदोलन के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। किसान इतनी सर्दी में वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार उनसे बात करने की बजाय उन पर इस तरह से कार्रवाई कर रही है जैसे वो बहुत बड़े क्रिमिनल हों। और ये पिछले 2 दिन से राय के कलां गांव में पुलिस ने पूरी तरह सील किया हुआ था और उनको एक तरह से गैर कानूनी तरीके से किसानों की बंदी की हुई थी। तो आज 2 दिन के बाद आज तीसरा दिन है। आज जब उन्होंने बादल गांव जाके अपना 3 दिन का मोर्चा करना था तब जाकर उनको भरोसा दिया गया है कि 27 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक होगी। अब उस समझौते के तहत किसान जो है 3 दिन का अपना जो धरना है वो राय के कलां गांव में पूरा करेंगे। लेकिन ये बात सरकार को समझनी चाहिए कि किसान एक गंभीर संकट में है। लगातार पंजाब में आत्महत्याएं हो रही हैं, किसान खुदकशियों के रास्ते पर चले गए हैं। अच्छा लाली साहब, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है, समझना चाहिए और उनसे एक पॉइंट ये भी है, लगातार हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं पंजाब से लगातार खुदकुशियों की, किसानों की खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, चाहे मानसा की बात हो, फाजिलका की बात हो। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से ये भी एक आरोप है कि यहाँ पर ये राजनीति हो रही है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये आरोप भी सरकार की तरफ से लगाया जाता है। शरमत जी, किसानों के गन्ने की अगर 1 साल बाद भी अदायगी के लिए किसानों को संघर्ष करना पड़े, आपकी फसल बर्बाद हो गई, सरकार जो है उनको मुआवजा ना दे तो किसान क्या करें? इसमें कौन सी पॉलिटिक्स है? ठीक है। और जब कोई किसान खुदकुशी करता है तो आप उसको मुआवजा देते हो और पहले जब किसान संकट में है तो आप उसकी सुनते नहीं हो। तो इसमें किसान कौन सी पॉलिटिक्स कर रहा है? किसान के पास रास्ता क्या बचता है? जी अच्छा, यहाँ पर खडूर साहिब इलेक्शन की लगातार बात हो रही है। वहां पर अकाली दल जो है वो बिल्कुल जोश के साथ जुटा हुआ है, उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दिया ब्रह्मपुरा साहब के रूप में। लेकिन कांग्रेस में यहाँ पर गहमा गहमी क्यों है? कांग्रेस अभी तक क्यों नहीं डिसाइड कर पा रही? कांग्रेस वैसे तो जबरदस्त ताल ठोक रही है, लेकिन क्या कुछ मुसीबतें हैं कांग्रेस की जो यहाँ पर सुर्खियां बन रही हैं अखबारों में कि उपचुनाव को लेकर टिकट का पहला हक सिक्की साहब का। ये शकील अहमद साहब जो हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन सिक्की साहब को टिकट मिलेगा या नहीं इसका फैसला कैप्टन साहब करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। तो कांग्रेस के सामने दुविधा क्या है?
इसमें समय दो दुविधाएं कांग्रेस के आगे है। पहली तो ये है कि जो पंजाब में जो उपचुनाव रहे हैं उनका अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि वो सरकारें किसी ना किसी बाय हुक एंड क्रुक किसी ना किसी तरीके से उनको जीतती हैं। इसलिए पहले ही आम आदमी पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि वो इस मैदान से बाहर है। वो अपना ध्यान जो है 2017 में के चुनाव पर फोकस करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उनके बारे में भी खबर आ रही है कि उन्होंने एक प्रोफेशनल टीम कंपेनिंग टीम हायर किया। शायद उसका ये सुझाव रहा होगा कि आप भी इस फालतू के झगड़े में मत पड़िए और 2017 पे फोकस कीजिए, क्योंकि सरकार जो है उसके पास सरकारी तंत्र है, वो हर तरह से इस चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी। दूसरी मुझे समस्या ये लगती है कि रमनजीत सिंह सिक्की जो जिनकी एक खास अलाइनमेंट समझी जाती थी, तो उनकी टिकट को लेकर भी थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि दूसरे जो गुट हैं, क्योंकि अब प्रताप सिंह बाजवा के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधान, तो उनके जो लोग हैं वो उन पर टिकट के लिए दबाव डाल रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये दिक्कत है। लेकिन लाली साहब, इसलिए जनता में संदेश जो है, जनता में संदेश कैसा जा रहा है? मतलब जो सत्ताधारी दल है वो जबरदस्त तरीके से वहां पर जुटा हुआ है, उन्होंने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है और कैंपेनिंग की बात लगातार डेप्यूटी सीएम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी तक उम्मीदवार ही डिसाइड नहीं हो पा रहा। तो ये जनता में संदेश कुछ गलत नहीं जा रहा क्या? ये तो बात आपकी ठीक है कि जनता में संदेश जो है गलत जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का ऐसा ही हिसाब किताब है। पहले भी जो अकाली दल के डिसीजन जो है दिल्ली चंडीगढ़ से ही होते हैं। जहां क्षेत्रीय पार्टी है तो उनका डिसीजन जल्दी हो जाता है, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका पहले स्टेट लेवल पे होता है, फिर उन्होंने उसका दिल्ली से हाई कमांड से उसकी जो है पर फाइनल मोहर लगवानी होती है। तो ऐसा कल भी शकील अहमद ने ऐसा ही कहा कि सिक्की हमारे जो है फ्रंट रनर है, उनका हक बनता है, लेकिन इस पे जो फाइनल मोहर है वो दिल्ली से लगेगी। तो मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी होने जैसे डिसीजन मेकिंग में जो देरी से होती है, पहले भी ऐसा ही होता है। कांग्रेस में अकाली दल के जो कैंडिडेट है वो एक दो अपने राउंड्स जो कैंपेन के पूरे कर लेते हैं, तब जाकर कांग्रेस के जो उम्मीदवार की जो है ऐलान होता है, उसकी घोषणा होती है। तो ये बात सही है कि कांग्रेस लोगों में प्रभाव गलत जाता है, लेकिन कांग्रेस का सिस्टम ही ऐसा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किसानों के लिहाज से इस खबर को आप कैसे देखेंगे? रशिया ऑप्ट्स फॉर पंजाब किन्नूज, यहाँ पर अराउंड 5.94 लाख केजी जो किन्नू है वो सेंट पीटरबर्ग और एक और अन्य शहर के लिए भेजा गया है। तो ये किसानों के लिहाज से कितनी अच्छी खबर है और पंजाब के लिहाज से भी? ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि पंजाब में दो एरिया जो अबोहर फाजिलका एरिया है और इधर होशियारपुर साइड का एरिया है, जहाँ पे किन्नू जो है बड़ी मात्रा में होता है। और अगर ये एक्सपोर्ट होता है तो इसका किसान को फायदा होगा, और मैं इसको बड़ा वेलकम स्टेप मानता हूँ। और ऐसा और फसलों को भी होना चाहिए, और सरकार को चाहिए कि वो जो किसान को असल में सुमित्रा जी जो समस्या है किसान की वो यही है कि पंजाब का किसान आलू जब इतना बोता है कि उसको सड़कों पर फेंकना पड़ता है, गन्ना उसका उठता नहीं है, और जब बासमती उसकी जो है फसल उसकी बिकती नहीं है। समस्या सिर्फ मार्केटिंग की है। अगर पंजाब के किसान की मार्केटिंग की समस्या हल हो जाए और उसको वाजिब दाम उसका मिलने लगे, तो पंजाब की किसान की आधी से ज्यादा समस्या हल हो सकती है। श्रमिक किसान की आधी से ज्यादा समस्या हल हो सकती है इस तरीके से। तो आप क्या मानते हैं इस चुनावी साल में, अगले साल इलेक्शन है, पार्टियों के सामने क्या कुछ टारगेट्स रहेंगे किसानों के लिहाज से? उनके मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास देखा जा सकता है किसानों के लिहाज से? किसानों के लिहाज से पहली तो बात यही है कि किसानों की जो फसल है उसको वाजिब दाम मिले। उसको जैसे इंटरनेशनल लेवल पे किसानों को सब्सिडीज देकर खेती को बचाया जा रहा है, उसका जो है सब्सिडीज दें। जहां सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की एक मासिक जो 6 महीने में एक फिक्स इनकम तय होनी चाहिए। अब तक
आप देखिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सेंटर देता है वो देश में सिर्फ 6% किसानों को मिलता है। तो इसलिए अगर सरकार कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए या पंजाब में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कोई ऐसा जो प्रोग्राम दें कि किसानों की किसी ना किसी तरीके से कोई मासिक इनकम जो है वो तय हो जाए, तो यही किसानों का पार उतारा कर सकती है। अदरवाइज किसानों की समस्या ये है कि किसान खर्च करते रहते हैं और उनका खर्चा बढ़ता रहता है और उसकी फसल मरने के बाद, उसकी फसल का जो नुकसान होने के बाद उसको उसकी भरपाई नहीं होती है और वो लगातार कर्जे में डूबता रहता है और फिर खुदकशियों के रास्ते पर चलता है। आपका विश्लेषण जो है काम आएगा तमाम राजनीतिक दलों की, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, सबकी नजरें यहीं पर हैं। आपका विश्लेषण जरूर काम आएगा उनके मैनिफेस्टो के लिए। अच्छा, जो मौसम का अभी मिजाज है, लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति के बाद आपने देखा है कि ठंड जो है, ठंड जैसी होनी चाहिए वैसी ठंड पड़ रही है, तो ये किसानों के लिए, उनकी फसलों के लिए कितनी मुफीद साबित होगी ये मौसम का मिजाज? शर्मा जी, हिमाचल में बर्फबारी नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा, पंजाब में बारिश नहीं होगी तो अनाज नहीं मिलेगा और राजस्थान में गर्मी नहीं पड़ेगी तो बारिश नहीं आएगी। तो ये मौसम का जो असंतुलन है, हिमाचल में जो बड़ी बर्फबारी नहीं हो रही है उससे पानी नहीं मिलने वाला है और मौजूदा फसलें जो हैं खराब हो रही हैं। पंजाब में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, बारिश नहीं हो रही है और सिर्फ सूखी सर्दी पड़ रही है, उससे जो गेहूं की फसल है उसमें कई तरह की बीमारियां शुरू हो गई हैं। अगर बारिश ना हुई तो किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो मौसम में जो क्लाइमेट चेंज के कारण लगातार बदलाव आ रहा है, मुझे लगता है कि इस साल का मौसम, क्योंकि ये शायद बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि लोहड़ी के बाद तो सर्दी खत्म हो जाती है, लेकिन जिस दिन की लोहड़ी हुई है उस दिन के बाद से पंजाब में धुंध और कोहरे का जो है पूरा प्रकोप जारी है। तो ये जो मौसम चल रहा है वो किसानों के हिसाब से और फसलों के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं है। जी सुमित। अच्छा, अखबारों में और भी सुर्खियां हैं कि पुष्पा गुजराल ट्रस्ट की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये ट्रिब्यून की हेडलाइंस में आपको बता रहा हूं, मोर ट्रबल फॉर गुजराल ट्रस्ट CWC, और यहां पर नरेश गुजराल साहब का स्टेटमेंट छपा है कि चार्जेस बेसलेस, फैब्रिकेटेड। आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब भी किसी पर आरोप लगता है तो वो यही कहता है, और खासकर जो पॉलिटिकल लोग होते हैं कि दे आर बेसलेस एलिगेशंस। लेकिन पिछले 2 दिन से ये खबर छप रही है और आज इसमें एक नया पहलू ये जुड़ गया है कि एक जो प्रवासी मजदूर है उसको गोद देने के लिए, किसी को बच्चा देने के लिए 75 लाख रुपीस का ऑफर किया गया है। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो पुष्पा गुजराल ट्रस्ट है उसकी इससे मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सरकार को आगे आना चाहिए। ये बात ठीक है कि जो गुजराल फैमिली का पंजाब में बड़ा सम्मान है और इंद्र कुमार गुजराल जी का बड़ा सम्मान रहा है और पंजाब का उन पे अगर कोई ऐसा दोष लगा है तो जो गंभीर दोष क्लैरिफिकेशन के लिए सामने आना चाहिए। उनका परिवार अकाली दल से जुड़ा हुआ है, नरेश गुजराल जी। जी बिल्कुल, ठीक है। आपकी बात हम समझ गए। आपके खबरों के इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे 3 सहयोगी राजन गोसाई, ललित शर्मा और मोहित शर्मा, पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें बताने के लिए आपका भी शुक्रिया। और इसी के साथ खबरों में आज फिलहाल इतना ही इस कार्यक्रम में।